हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में ध्वनि को पढ़ा। ध्वनि पढ़ने के लिए हमको तरंग पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, तरंग को पढ़ा। तरंग माध्यम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग और एक कौन सी तरंग होती है, एक यांत्रिक तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। कहने का मतलब तरंग दो प्रकार की होती है, कौन, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जो भी मतलब चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो उसे बोलेंगे यांत्रिक तरंग। अगर चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं बोले तो अयांत्रिक तरंग। जैसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत न हो तो उसे क्या बोलेंगे, अयांत्रिक तरंग। या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। एग्जाम्पल के लिए प्रकाश, जैसे सूरज से जब पृथ्वी पर प्रकाश आती है तो बीच में कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी आती है ना, ध्वनि रहता तो नहीं आती। आपको लगता है ध्वनि जो होता है वो यांत्रिक तरंग है क्योंकि उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपको लगता होगा कि बादल गरजते हैं तो आवाज़ कैसे सुनाई देती है। जो बादल गरजते हैं वो हमारे पृथ्वी पर ही हैं, बस ऊंचाई पर है ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें पृथ्वी पर हैं होने की वजह से बीच में एयर है, एयर के मॉलिक्यूल हैं, एटमॉस्फेयर पार्टिकल हैं जो वाइब्रेशन से आती हैं। तो हमने और कण के कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन। पहला तो होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, कण का कंपन तरंग के चलने के अभिलंबवत कंपन करता है। और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, तरंग के चलने की दिशा में कण का कंपन हो रहा है तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो अब हमने ये देख लिया। अब ध्वनि तरंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या है उसमें, उस चीज़ें को पढ़ेंगे, ठीक ना। अच्छा देखिए, पहले से तो ध्वनि मान लीजिए निकल रहा है। ये ध्वनि निकालने का हमने एक इमेज पहले से बनाया, बहुत मेहनत किया, ठीक ना। चैनल को अपने दोस्तों तक भेजिए, शेयर करिए इसको। मान लीजिए ये ध्वनि है, ध्वनि यहाँ से निकल रहा है, कोई आवाज़ निकालने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना, लाउड स्पीकर मान सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे ही ये बोला तो यहाँ के पार्टिकल थोड़ा सा आगे होंगे, ये यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ के पार्टिकल थोड़ा डिस्प्लेस हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ के पार्टिकल वापस हो जाएंगे, फिर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। क्यों, देखो जैसे ही हमने बोला आगे के पार्टिकल आगे चले गए, लेकिन यहाँ पे तो खाली हो गया ना, खाली होने की वजह से आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब यहाँ से हमने बोला तो यहाँ के पार्टिकल यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे अब खाली हो गया। खाली होने का मतलब यहाँ पे एकदम घनत्व तो कम है, मतलब जीरो घनत्व है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ के पार्टिकल फिर वापस आएंगे। लेकिन देखो जब ये आगे गया था तो आगे वाले पार्टिकल, यहाँ घनत्व बढ़ गया था तो वो आगे प्रेस करेगा, मतलब यहाँ से जब चल दे गया था तो वापस आएगा, लेकिन आगे वाले पार्टिकल को तो धक्का दे दिया ना, तो वो पार्टिकल आगे जाएगा। लेकिन फिर से यहाँ खाली होगा तो ये वापस आ जाएगा, और लेकिन आगे वाले को धक्का दे दिया, मतलब सारे देखो कोई पार्टिकल चल नहीं रहा है यहाँ पे। पार्टिकल का मतलब कण, यहाँ पे कोई कण चल नहीं रहा है, बस ये क्या किया, आगे वाले को धक्का देके वापस आ गया। फिर ये वाला क्या किया, आगे वाले को धक्का देके वापस आ गया। सारे पार्टिकल बस ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं, मतलब ये क्या, धक्का दे दिया इसको, पुश करके बस ऐसे ऐसे करने लगा। जैसे जैसे बोलते हैं पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता है और हमारी कान उसको ऑब्जर्व करता है, उसको महसूस करता है, फिर वो समझ पाता है दिमाग। तो ये सारी चीज़ें होती है प्रोसेस। अब ध्यान सुनिए, हम इसको ऐसे समझेंगे कैसे। देखिए हम समझते हैं, जैसे ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना है इसको बोलते हैं सघनन या फिर सघन या फिर संघनन, और जो एकदम विरल होता है उसे क्या बोलते हैं, विरलन। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, मतलब सघनन विरलन, यही होता है, सघनन विरलन। देखो इसको हम ग्राफ से बनाते हैं। क्या होता है एक्चुअल में, जैसे रस्सी, मतलब जैसे दीवार में एक रस्सी ले लिया जाए, अब इसको ऐसे ऐसे हिलाया जाए तो रस्सी ऐसे ऐसे मोशन करने लगेगी, तरंग की तरह बनने लगेगी, ऐसे ऐसे तरंग की तरह मोशन होने लगेगा, समझ में आ रहा ना। तो उसमें एक बार ऊपर होगा एक बार नीचे होगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, ये लेकिन ये ध्वनि है, ये रस्सी नहीं है, इसको समझाते हैं। देखिए हम ना इसको ऐसे समझने में थोड़ी बड़ी समस्या होती है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, जहाँ पे सघनन होगा वहाँ पे मतलब ऊंचा बना देंगे, और जहाँ पे विरलन होगा वहाँ पे नीचे सघन, समझ में आ रहा ना। ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे। देखिए जहाँ पे सघन वहाँ पे ऊंचाई कर देते हैं थोड़ा सा, और जहाँ पे विरलन वहाँ पे नीचे बता देते हैं, ताकि इसको समझा जा सके। सारी चीज़ें आगे जब समझने की दिक्कत होगी ना तो हम ऐसे थोड़ा सा मतलब सोचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं इसको कि जहाँ सघनन है उसको ऊँचा बना देंगे, जहाँ विरलन है उसको नीचे बना देंगे, सघन को ऊपर नीचे विरलन, ठीक ना। अगर ध्यान सुनिए, दूसरी चीज, ध्वनि जो होती है सघनन और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। ये ध्वनि एक प्रकार की कैसी तरंग होती है, ध्वनि होती है अनुदैर्ध्य तरंग।
ध्वनि कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। क्यों? क्योंकि ध्वनि में देखो तरंग इधर की तरफ बढ़ रही है ना, तरंग इधर की तरफ बढ़ रही है ना, तो इसके पार्टिकल भी ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं। हिल कैसे रहे हैं? ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मतलब तरंग की दिशा में ही हिल रहे हैं। लेकिन इसमें देखो तरंग ऐसे बढ़ रही है ना, मान लो ये रस्सी है, मान लो ये रस्सी है, तो ये कैसी तरंग होगी? अनुप्रस्थ। कल बताए थे ना अनुप्रस्थ तरंग। जो नहीं देखा है वो पहले जाके लेक्चर देखे हमारा पीछे वाला, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। मान लो रस्सी है, अभी इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, अभी समझते हैं इसको रस्सी से। पहले इसको थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो रस्सी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इधर से देखिए, इधर से समझाते हैं। जैसे ये मान लीजिए दीवार है, हमने रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाया, ये बीच की लाइन को तो भूल जाइए, बस रस्सी को ध्यान दीजिए। ये बीच की लाइन फालतू में है, ये रस्सी हमारी, तो जब हिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे मोशन होगा रस्सी का। लेकिन आप देखेंगे ना, एक पार्टिकल को देखिए, इसको मान लीजिए, देखिए मान लो हम इसको पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल भी बस ऊपर नीचे होगा, ये पार्टिकल आगे थोड़ी जाएगा। ये रस्सी जो छोटे छोटे कड़ों से मिलकर बना है, रस्सी थोड़ी आगे बढ़ रही है, नहीं ना, रस्सी तो अपनी जगह है, तो ये अपनी जगह बस ऐसे ऐसे होगा। तो एक्चुअल वो क्या रहा है, हम तरंग इधर से दे रहे हैं, तरंग उधर चल रहा है ना, इधर से जब हम हिला रहे हैं तो ऊर्जा आगे इधर बढ़ रही है, उधर से थोड़ी हिल के आ रहा है, इधर से हिल के आ रहा है, तो उधर ऊर्जा बढ़ रही है। तरंग इधर चल रहा है और कंपन ऐसे ऐसे हो रहा है, ये रस्सी के सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे हिलेंगे। मान लो रस्सी के सारे जगह चौक से लगा दें तो देखेंगे सभी ऐसे ऐसे हिलेंगे, तो इसीलिए अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। देखिए ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है, और रस्सी की तरंग अनुप्रस्थ होती है। पानी में जो तरंग चलती है वो भी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, जिसे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लेकिन देखिए अब ना एक्चुअल में इसको देखिए, इसमें जो ऊंचा होता है इसको श्रृंग बोलते हैं, और नीचे जो होता है इसको गर्त बोलते हैं, ठीक ना। श्रृंग गर्त, इसको क्रस्ट ट्रफ बोलते हैं, क्रस्ट ट्रफ बोलते हैं। देखो ये ऊपर जो होता है ना, अनुप्रस्थ तरंग में जो ऊपर होता है उसे श्रृंग बोलते हैं, जो नीचे होता है गर्त होता है। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग में जो सघन होता है उसे सघनन बोलते हैं, जो विरल होता है उसे विरलन बोलते हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना, ये सही समझते हैं, ये याद रखें। सघनन विरलन क्या होता है और श्रृंग और गर्त क्या होता है। श्रृंग गर्त हमको अनुप्रस्थ तरंग में देखने को मिलता है, अनुदैर्ध्य तरंग में सघनन विरलन देखने को मिलता है, ठीक ना। अभी देखिए ये समझ में आ गया आपको, ये नीचे वाला नोट कर, ये दोनों नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए, ठीक ना। दूसरी चीज़ हम समझाने जा रहे हैं। देखिए रस्सी में ये होता है, देखिए अच्छा स्प्रिंग, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्प्रिंग में अगर मान लो ना ऐसे खींच के छोड़ दो ना, तो इसमें भी ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये विरल है, ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। देख रहे हैं ना, रस्सी यहाँ पे ज़्यादा घना है, यहाँ पे ज़्यादा घना है, यहाँ सघन, मतलब सुनिए रस्सी बोल रहे हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग को एक जगह बांध दीजिए और ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दीजिए। स्प्रिंग है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग रहती है, इससे ऐसे है, इसको यहाँ ये वाला सिरा पकड़िए और ऐसे ऐसे करिए, जल्दी 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 करेंगे ना तो इसमें ऐसा ही होगा। और ये अनुदैर्ध्य तरंग है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब रस्सी को हम यहाँ पे करेंगे ना तो उस सिरा पर भी हिलेगा। कैसे हिला भाई, हम तो यहाँ पे हिला है, इसका मतलब ऊर्जा आगे बढ़ा, ऊर्जा आगे बढ़ा, इसका मतलब ऊर्जा आगे बढ़ा। अब ऊर्जा आगे बढ़ेगा तो तरंग होगा, तरंग कौन सी तरंग होगी? अनुदैर्ध्य तरंग होगी। क्यों अनुदैर्ध्य तरंग होगी? क्योंकि सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसे बोलते हैं सघनन, और इसे बोलते हैं इसको बोलते हैं वीरलन, इसको बोलते हैं सघनन, इसको बोलते हैं वीरलन, इसको बोलते हैं सघनन, इसको बोलते हैं वीरलन, इसको बोलते हैं सघनन। समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी चीज़, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको नोट करना हो तो कर लीजिए, मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब समझना थोड़ा सा, देखिए एक चीज़, अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे, आयाम क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, ठीक ना। आयाम क्या होता है, पहला चीज़ आयाम। देखिए मान लो सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, ठीक ना, सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? सारे यहाँ पे जितने भी कण मिल के बने हैं सब ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, हिलेंगे अपनी जगह, उसको बोलते हैं कंपन। उसे क्या बोलते हैं? कंपन, ठीक ना, वाइब्रेशन बोलते हैं। सारे पार्टिकल अपनी जगह से ऐसे ऐसे हिलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, मान लो जो पार्टिकल अपनी जगह पहले से था, ध्यान सुनना एक्चुअल में होगा क्या। मान लीजिए ये कोई एक पार्टिकल है, सपोज करो ये एक पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, मान लो ध्वनि ऐसे जा रही तो ऐसे ऐसे बस होगा, ऐसे ऐसे होगा। देखिए ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो मान लो ये पहले यहाँ था, तो यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा कितना दूर जाएगा, पहले यहाँ था, ये देखिए मान लो कि ये इसकी पोजीशन है, तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ठीक है,
ऐसे ऐसे मोशन करेगा, तो अपने इस मीन पोजीशन से, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, ठीक ना। अपने साम्य अवस्था से ये अधिकतम कितना दूर जा रहा है, इसके बीच की दूरी को ये हम लोग बोलते हैं आयाम, ठीक ना। ऐसे क्लियर हो रहा है ना। जैसे मतलब यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो ये सबसे ज़्यादा दूर गया, इससे ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकता पार्टिकल। अब वापस भी तो आना है इसको, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऐसे मोशन करना शुरू किया, तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इतना दूर जा सकता है, तो ये आयाम हो गया। इधर भी इतना दूर जा सकता है, तो इस दूरी को कहेंगे, पूरी दूरी को आयाम नहीं कहेंगे, अपने साम्य अवस्था से। जैसे इसको समझते हैं, देखिए देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें मान लो कि इस सारे पार्ट मतलब रस्सी को जब ऐसे ऐसे हिलाएंगे, यहाँ से मान लो यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं हम, ठीक ना। यहाँ से ऊपर ले गए, नीचे ले गए, ऊपर ले गए, नीचे ले गए, ऐसे कर रहे हैं हम। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर लेके जा रहे हैं, वही आयाम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितना ऊपर लेके जा रहे हैं, वही आयाम हो गया। सारे पार्टिकल देखो यहाँ पे मान लो हमने पेंट कर दिया, तो जब इसको जल्दी जल्दी हिलाएंगे ना, तो ये पार्टिकल भी अपनी जगह ऐसे ऐसे हिलेगा, हिलेगा कि नहीं। इसको मान लो जल्दी 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 इसको करो, तो ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल अपनी जगह, ये भी यहाँ से भी ये ऊपर उठेगा, ऐसे ऐसे होगा, ये भी ऊपर उठेगा, ऐसे ऐसे होगा, समझ रहा ना। ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल अपनी जगह ऐसे ऐसे हिलने शुरू हो जाएंगे। रस्सी में अगर फिर से बता रहे हैं, बार बार इसको कर लेना एक बार, मतलब बाद के जगह जगह चौक लगा दो और फिर ऐसे ऐसे हिलाना शुरू करो, देखोगे सारे चौक के पार्टिकल ऐसे ऐसे अपनी जगह हिलेंगे, ऐसे ऐसे। तरंग तो ऐसे चलेगी, लेकिन सारे पार्टिकल जो हैं ऐसे ऐसे हिलेंगे। वो इसीलिए ना बोल रहे हैं लंबवत कंपन होगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही हिलेंगे। अच्छा, अब ध्यान सुनिए, इसमें ये इसकी मीन पोजीशन थी। पहले रस्सी जब टाई थी तो यही इसकी मीन पोजीशन थी, मतलब सारे पार्टिकल इस लाइन पे खड़े थे। लेकिन जब हिलाए तो ये अधिकतम से कितना ऊपर गया, इतना ही ऊपर गया, और फिर नीचे इतना आया। तो ये मीन पोजीशन से कितना ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, इसे आयाम बोलते हैं। आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक ना, इसे आयाम बोलते हैं, ठीक ना। अब ध्यान सुनना, पहला चीज़ क्या, आयाम, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्पलीट्यूड। अब दूसरी चीज, आयाम की परिभाषा कैसे बोलेंगे। आयाम की परिभाषा क्या होगी, किसी भी तरंग में कंपन करने वाले कण की उसके साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को ही आयाम बोलते हैं, ठीक है ना। आयाम क्या हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, ध्यान सुनना, इसमें इसको श्रिंग बोलते हैं। इसको मिटा के फिर से बना देते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ध्यान सुनिए, इसको हम लोग श्रिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं, इसको श्रिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। गर्त मतलब एक तरह से खाई नीचे, ठीक ना, और श्रिंग मतलब बहुत ऊपर, श्रिंग गर्त, ऐसे ऐसे तरंग चलती है। अब ध्यान सुनना, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आयाम क्या होता है, समझ आ रहा ना। कोई भी कंपन करने वाला कण अपने साम्य बिंदु से अधिकतम कितना दूर तक जा सकता है, कितना विस्थापन हो सकता है, उसे आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ध्यान सुनना, अनुप्रस्थ तरंग में दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, क्रमागत मतलब ये भी श्रृंग है ना, देखिए दो क्रमागत श्रृंग मतलब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये थोड़ी आएगा, इसके बाद ये वाला आएगा, तो ई दोनों क्रमागत हो गए। इसके बाद कौन आएगा, ई आएगा, तो ये दोनों क्रमागत हो गए। ये और ये क्रमागत नहीं है, ये और ये क्रमागत नहीं है। तो मतलब किसी भी अनुप्रस्थ तरंग में दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी जो है, इसे ही हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसे लैम्डा से दिखाते हैं। ये जो बनता है ना, ये इसे लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट में आता है लैम्डा। तो तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से, और ये डी से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा से हम दिखा रहे हैं। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को ही लैम्डा बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है बराबर नहीं होती है, ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा, यानी कि दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, या चाहे दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं। लेकिन ये बात तो अनुप्रस्थ तरंग में रह गई, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या बोलेंगे, दो क्रमागत संघननों, इसको संपीड़न और विरलन बोलते हैं ना, संघनन भी बोलते हैं, संपीड़न, संपीड़न और विरलन, दो क्रमागत संपीड़नों। देखिए, दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तीसरी बात क्या है, आवर्तकाल।
आवर्तकाल क्या होता है, ध्यान सुनना। तरंग दैर्ध्य समझ में कि आवर्तकाल क्या होता है। हमको पता है कि जब अनुप्रस्थ तरंग होती है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन करता है, अनुदैर्ध्य तरंग में पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। ये सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे हिलेंगे, इसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे हिलेंगे, ऐसे ऐसे हिलेंगे। तो इसमें देखो ये अपनी मीन पोजीशन पे अभी वेव चलना शुरू हुई तो ऐसे 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 होगा, तो पार्टिकल ऐसे 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 मोशन करेगा। तो मतलब उसको ना एक कंपन करने में, मतलब जैसे मान लो कि ये हमारा पार्टिकल ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, तो यहाँ से ये इधर गया इधर गया इधर आ गया, मतलब ये एक कंपन हुआ, इधर गया इधर गया इधर वापस आ गया, एक कंपन। दूसरा कंपन देखो, ये देखो फिर से सुनना, ये एक कंपन, दो कंपन, 3 4, मतलब ये जब इधर दोबारा आएगा उसी फेज में, मतलब इधर जाने की कंडीशन में, यहाँ पे तो 2 बार आ गया, जैसे ये गया फिर आ गया, तो अभी एक कंपन नहीं हुआ, वापस जब यहाँ से आएगा तब एक कंपन होगा। और इसमें भी वैसे ही होगा, पार्टिकल जब यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर यहाँ पे आएगा, तो एक कंपन। मतलब एक कंपन क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक कंपन करने में पार्टिकल को जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल बोलते हैं। आवर्तकाल क्या बोलते हैं, इसे टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी से। एक कंपन में, किसी भी तरंग में किसी कण का एक कंपन करने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया आवृत्ति, यही एक क्वेश्चन है, आवृत्ति। लेमडा क्या होता है समझ में आ गया। लेमडा कैसे बनता है, ये देखिए, ये ऐसे करके ऐसे ये लेमडा बनेगा, ठीक ना। इसको पढ़ते क्या है, लेमडा, लेमडा, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन को, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन को ही हम लोग आयाम कहते हैं। उसके मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन, मीन पोजीशन यानी साम्य बिंदु से कण के अधिकतम विस्थापन को कहते हैं। ये 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, या चाहे यहाँ पे गर्तों भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गर्तों भी कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर ये किसकी बात है, ये तो अनुप्रस्थ तरंग की बात है, अनुप्रस्थ तरंग। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा ना कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, तो आप सिर्फ बोल दीजिए 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को मतलब तरंग कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा सब बोल सकते हैं 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अगर सामने वाला सिर्फ तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है तो कोई भी बोल दीजिए, ये नहीं बोलना है कि 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या चाहे 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी कहते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। दोनों सही है, या तो बोलिए 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये तरंग दैर्ध्य, या चाहे 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लेकिन अगर मान लो वही अनुदैर्ध्य तरंग है तो क्या बोलेंगे, 2 क्रमागत, ये डबल ऐसे ऐसे का मतलब होता है ना, जो ऊपर लिखा है वही नीचे, ऐसे का मतलब 2, ऐसे का मतलब क्रमागत। यहाँ पे क्या लिखेंगे, संपीड़नों, संपीड़नों या फिर विरलनों, विरलनों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ये हो गया हमारा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में अगर तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हो गई लैम्डा, इसे लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। चाहे 2 गर्तों के बीच की दूरी, एक गर्त हो गया ये गर्त हो गया, इसको भी लैम्डा बोलेंगे। देखो ये संपीड़न है तो 2 क्रमागत संपीड़नों या फिर 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक ना। इसको नोट करिए, नोट करिए, इसको अभी नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। भूल जाओगे, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक ना। तुम ओवर कॉन्फिडेंट में रहो, इसको नोट करो। हाँ ठीक है, अब आवर्तकाल बताने जा रहे हैं। देखो कण को, ये जो है ना, कण को एक कंपन करने में लगा समय, कण को एक कंपन करने में लगे समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। इसको भी नोट करो, नोट करो, इसको नोट हो गया, शाबाश। वीडियो को रोक के नोट करो। अब दूसरी बात, आवृत्ति, क्या चीज, आवृत्ति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसे बोलते हैं, ध्यान सुनना। इसकी परिभाषा क्या होती है, एकांक समय में,
एकांक समय में कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं? एकांक समय में कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। आवृत्ति को हम लोग मतलब एफ से दिखा सकते हो, मतलब फ्रीक्वेंसी से। ये फार्मूला होता है 1/t। ये कहाँ से आ गया, चलो इसको मिटाते हैं, समझाएंगे कहाँ से आया तब लिखेंगे ना। देखो जैसे मान लो कि कोई कण है ना, अगर मान लो वो 2 सेकंड में एक कंपन कर रहा है, मतलब 2 सेकंड में एक कंपन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी आवर्तकाल 2 हो गया, आवर्तकाल 2 सेकंड हो गया। आवर्तकाल का मतलब क्या बोल रहे हैं, 2 सेकंड में अगर एक कंपन कर रहा है तो एक कंपन करने में जो समय होता है उसे तो आवर्तकाल बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 सेकंड क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर 1 सेकंड में कितना कंपन करेगा, आधा। सुनना एकदम बढ़िया से। कोई भी कण है ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, अगर उसको एक बार ऐसे करने में 2 सेकंड लग गया, एक बार ऐसे करने में 2 सेकंड लग गया, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में कितना करेगा, आधा चक्कर करेगा। मतलब समझ में आ रहा ना, आधा का मतलब 1/2। देखो अगर आवर्तकाल 2 सेकंड है, तो ये 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में कितना करेगा, 1/2 करेगा। समझ में आ रहा ना। जैसे ध्यान सुना, इधर देखो, अगर मान लो कोई भी मतलब तरंग है जिसका आवर्तकाल मतलब जो t है वो कितना है, 5 सेकंड है, मतलब कि t 5 सेकंड है, उसका मतलब कि एक कंपन करने में उसको 5 सेकंड लग रहा है, ठीक ना। एक कंपन करने में कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। तो वो 1 सेकंड में कितना करेगा। जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर देखिए, ये है हमारा कोई सर्कुलर वृत्ताकार खेत है, मान लो उसके चारों तरफ कोई लड़का घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा है। अगर मान लो उसको 5 सेकंड में एक चक्कर कर रहा है, 5 सेकंड में पूरा, मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे एक चक्कर किया, 5 सेकंड लग गया उसको, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, उसको 5 जगह बांट दो, ये 5 जगह बांट दो, तो 1 सेकंड में इतना चलेगा। बोलो 5 सेकंड में पूरा चक्कर कर दिया तो 1 सेकंड में इतना ही चलेगा ना, 1 सेकंड में इतना ही चलेगा ना। और भिन्न पढ़े हो, भिन्न में इसको क्या कहते हैं, इसको तो 1/5 कहते हैं। मतलब कि कोई भी किसी का आवर्तकाल 5 सेकंड है तो मतलब आवर्तकाल 5 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1/5 चलेगा। इसे हम लोग 1/5 नहीं कहते हैं, अरे पूरे को 5 हिस्से में बांट दो तो एक हिस्से को 1/5 बोलते हैं। मतलब अगर ध्यान सुनना, 1 सेकंड में, ध्यान सुनना, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति बोलते हैं। जिसे हम लोग एकांक समय बोला ना, यहाँ पे मतलब 1 सेकंड, समझ में रहा ना। यहाँ पे एकांक समय ना, इसको बोलेंगे 1 सेकंड। मतलब एकांक का मतलब 1 होता है, समय का मतलब सेकंड हो, घंटा हो, 1 घंटे में भी कर सकते हो, तो उसका मात्रक प्रति घंटा आएगा, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझाते हैं फिर से, देखो मान लो 5 सेकंड में अगर एक कंपन हो रहा है तो 1 सेकंड में कितना कंपन होगा, 1/5 कंपन होगा। मतलब एक कंपन का 5वां हिस्सा, जिसे हम लोग 1/5 बोलते हैं। भिन्न पढ़े हो ना, वहाँ से समझो भिन्न क्या होता है, इसे ना 1/5वां हिस्सा कंपन होगा। और 1 सेकंड में क्या चीज़, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। एकांक समय में कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति बोलते हैं, मतलब ये आवृत्ति होगा। लेकिन दूसरी तरीका, अगर मान लो आवर्तकाल t बोलते हैं ना, अगर t सेकंड में एक कंपन है तो 1 सेकंड में 1/t कंपन, और 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति। यानी कि यही आवृत्ति होगी। आवृत्ति को हम लोग f से दिखाते हैं, वो बनेगा 1/t कंपन। और प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कंपन प्रति सेकंड, ये f से ये हो गया हमारा। समझा रहा ना। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे हम कंपन प्रति सेकंड लिख रहे हैं ना, इसको बार बार कंपन प्रति सेकंड ना लिख के हम इसको हर्ट्ज लिखेंगे। HZ से हर्ट्ज को दिखाते हैं, और ये H हर्ट्ज, मतलब ह उड़ंतवा र आधा ट स हर्ट्ज, ठीक ना। इसको HZ लिखते हैं। मतलब अगर ध्यान सुनना,
इधर ध्यान सुन, हम क्या बोल रहे हैं। मान लो कि कोई मतलब कण कंपन कर रहा है, 1 सेकंड में 5 कंपन कर दिया, 1 सेकंड में 5 कंपन कर दिया, तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या 5 है, तो उसे ही तो आवृत्ति बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आवृत्ति क्या होगी, 5 प्रति सेकंड, ऐसे बोलेंगे 5 कंपन प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में अगर 5 कंपन हो रहे हैं तो बोलेंगे 5 कंपन प्रति सेकंड, और हम कंपन प्रति सेकंड को ये हर्ट्स बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे 5 हर्ट्स। ठीक है, तो हर्ट्स क्या होगा हमने जान लिया, ठीक ना। तो ये हो गया आवृत्ति। इसके बारे में अब कल हम बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, और तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, इसको एकदम बढ़िया से समझिए, ठीक ना। हम बताने वाले कुछ और थे, लेकिन हम लोग का लेक्चर से बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत समस्या होगी, ठीक ना। इसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक ना। हमने आयाम पढ़ा, तरंगदैर्घ्य पढ़ा, आवर्तकाल पढ़ा, आवृत्ति पढ़ा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्स होता है, मतलब इसको हर्ट्स में नापते हैं, ठीक ना। इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए खूब, ठीक है। टाटा बाय बाय।